to lecture number 3rd, and in this lecture we will study the total probability theorem. In lecture number 1 and lecture number 2 we have discussed some basic definition which is required to prove this total probability theorem and the Bayes theorem. Okay, this total probability theorem is also going to be used in the Bayes theorem. So what is the statement of it? So let's understand its basic statement. So now here you can see there is an n number of events e1, e2 and en you have given. So suppose that we are going to consider here the n number of events and now here of the sample space. Okay, sample means partition of the sample space. Partition of the sample space such as there is the probability which is not equals to 0. Okay, what is the meaning of it? मतलब कोई भी सेट ऐसा है ऐसा नहीं होगा जो कि एम्प्टी होगा. ओके, देन फॉर एवरी इवेंट ई एंड एस व्हाट इट इज़, दे शुड बी mutually exclusive and they should be exhaustive. Okay, that is the understood thing and this is the statement of the theorem. Here the probability of E is equals to this one, or when you are going to open this summation, so you are going to get this term. So this is the first term, second term, third term and the nth term. So now here partition of the set. So what are the condition for the partition of the set? All the events are going to be, means there is in two events, there is in nothing is common. मतलब पार्टीशन सेट है तो सपोज करो यहाँ पर मैंने ले लिया e1, e2, e3 डैश डैश अप टू en. ठीक है, ये n नंबर ऑफ इवेंट्स है. n नंबर ऑफ इवेंट्स के अंदर हम यहाँ क्या कंसिडर करते हैं? पार्टीशन के अंदर क्या हो जाता है, इनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 होता है और जब हम इनका यूनियन लेते हैं तो हमें पूरा कंप्लीट जो है सैम्पल स्पेस मिलता है. ये दो कंडीशन हमें ध्यान रखनी है क्योंकि इन्हीं में से एक डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, दूसरी डेफिनेशन है एग्जॉस्टिव इवेंट्स की. तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कंसीडर करेंगे E1, E2 अप टू En जो है वो पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस है. आप इसको एज ए पार्टीशन भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर आप इन इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. तो इसका मीनिंग ही ये होता है कि इन इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. आप कोई भी दो इवेंट उठाते हैं तो इनके बीच का इंटरसेक्शन 5 है, मतलब नथिंग इज़ कॉमन. यहाँ पर हमने यूज़ किया है EI मीन्स एनी इवेंट and EJ which is equals to 5, then their intersection is equals to 5. But when we are going to take the union अगर हम इन सारी इवेंट्स का यूनियन ले लेते हैं तो इन सब का यूनियन जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू दी सैम्पल स्पेस. फाइन, these two condition we have considered here. Fine, just because of it is given the partition of the set, all the events are the partition of the set. So this is an equation 1 we are considering and this is an equation 2. Fine. Now here you can see this is the condition where E is equals to, okay, so यहाँ here you can see E and going to take the intersection with E and where what is the E event. तो यहाँ देखो एक event E है which is going to be associate with all the events. Fine. So now here I am going to टेक एन इवेंट, दिस इज़ एन इवेंट E. जो क्या हो रहा है, देखो सारी इवेंट्स आपस में तो कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन इन सबके साथ में एक इवेंट ज़रूर हो रहा है और इसी इवेंट को हम कहते हैं इवेंट E. अब हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से एक्चुअली हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इस सेक्शन की प्रोबेबिलिटी. ये जो E इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E वी नीड टू कैलकुलेट. राइट, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगा हमारे पास, तो आप देखो इस सेक्शन की हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है इसकी. अगर हम इस सेक्शन को देखते हैं, सिर्फ फर्स्ट जो इनका कॉमन सेक्शन है, तो यहाँ पर यह हो जाता है एज यू कैन सी हियर दिस वन इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E. बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेट कर लेते हैं E1 इंटरसेक्शन E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ऑफ E. ऐसे ही हम सारे n नंबर ऑफ इवेंट्स, क्योंकि यहाँ तक क्या हो रहा है, जितने भी इवेंट्स है वो कितने कहाँ तक जा रही है, हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ इवेंट्स है.
तो हम यहाँ ले लेते हैं ई एन इंटरसेक्शन विद ई। सो हमें ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हमारे पास में हमने जब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है हर एक सेपरेट सेक्शन में जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें ये टर्म निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारे सेक्शन के लिए जब इंसर्ट करेंगे तो हमें ये वैल्यूज़ मिल जाएंगे। दिस इज़ एक्चुअली दी स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ देखो हियर दिस सेक्शन E, this section E is equals to E intersection with S। ऐसा क्यों है? आपको ये पता है कि अगर कोई सैम्पल स्पेस है, इसका मीनिंग समझते हैं, जिसमें 1 2 3 एंड 4, ये सैम्पल स्पेस में 4 एलिमेंट्स हैं, राइट। यहाँ पर एक इवेंट है E के अंदर 1 एंड 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक। व्हेन वी आर गोइंग टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ द इवेंट, सो व्हाट वी विल गेट द स्मॉलेस्ट सेट, एंड दैट सेट इज़ नथिंग बट योर ई, राइट। तो जब भी हम बड़े सेट और छोटे सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वहाँ पर हमेशा हमें छोटा वाला सेट मिलता है। इसी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक। अब इस प्रॉपर्टी के बाद में देखो ई तो एज इट इज़ रखा है, इंटरसेक्शन एज इट इज़ है, एस किसके इक्वल है? सो एस इज़ दी पार्टीशन। कितने पार्टीशंस हैं इसके? E1 E2 अप टू En पार्टीशंस हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर S की प्लेस पर हमने इन सब का यूनियन इंसर्ट कर दिया है। वाई वी आर इंसर्टिंग द यूनियन? एज यू कैन सी इट हियर, सी इन दिस सेक्शन, हियर वी हैव कंसीडर्ड दिस कंप्लीट पार्टीशन सेट एंड वी आर गोइंग टू टेक यूनियन। इन सब का जैसे ही हम यूनियन लेंगे तो किसके इक्वल आएगा? ये S के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर, आप ऐसे समझ सकते हो, S की वैल्यू हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दी है। S की वैल्यू इंसर्ट करने के बाद में हमने इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया है। तो ये क्या हो गया? E का इंटरसेक्शन E1 के साथ, E का इंटरसेक्शन E2 के साथ, E का इंटरसेक्शन E3 एंड En के साथ। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। इनके बीच में जो हमारे पास यूनियन का साइन है वो हमारे पास यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये कंडीशन फाइंड आउट कर ली, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू E। फाइन। अब देखो जब भी हमारे पास में यूनियन का साइन है और ये इवेंट को शो कर रहा है, अब जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में ये जो यूनियन है हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी जब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन, तो आपको क्या करना है? P ऑफ दिस सेक्शन यू हैव टू इंसर्ट। फिर बीच में जो यूनियन का साइन है ये रिप्लेस हो जाता है प्लस के साइन से। क्यों? क्योंकि अभी हमने सिर्फ इवेंट लिखी है, अब इसके बाद में हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये जितने भी यूनियन के सिंबल्स हैं ये सारे प्लस, मतलब सारी प्रोबेबिलिटी को हम क्या कर रहे हैं? ऐड ऑन कर रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है? तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है यहाँ पर कि कोई इवेंट है E1 जो कि ऑलरेडी हो चुका है और उसके बाद E इवेंट होने जा रहा है। तो इसको अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से समझें तो हमने देखा है लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने ये सब डिस्कस किया था। यहाँ पर 2 इवेंट है, एक E है और एक E1 है। तो न्यूमरेटर में हम लिखते हैं इनका इंटरसेक्शन और डिनोमिनेटर में वो इवेंट आ जाती है जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में हैं, इस तरीके से। अब देखो अगर मुझे इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में? P ऑफ E1 डॉट P ऑफ E अपॉन E1, ये वैल्यू आ गई मेरे पास में, एंड दिस वन इज इक्वल्स टू P ऑफ E इंटरसेक्शन E1। ये कौन सी थ्योरम है? दिस इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फार्मूला, और इसी से हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इंटरसेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की है। अब देखो यहाँ पर जो टर्म है PE इंटरसेक्शन E1, उसकी प्लेस पर हमने ये इंसर्ट किया है। सिमिलरली PE इंटरसेक्शन E2, उसकी प्लेस पर ये टर्म इंसर्ट की है। E3 के लिए ये टर्म, इस तरीके से हमने सारी n टर्म्स के लिए ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर कर दी है। एंड देन वी विल कंबाइंड इट। तो हमने क्या किया, सारी जो प्रोबेबिलिटी है वो ऐड ऑन हो रही है, और हमने समेशन का साइन लिखकर इसको इस तरीके से मेंशन कर दिया है। तो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? तो एक बार यहाँ देखिए, ये जो हमारे पास में E1 E2 E3 अप टू En पार्टीशंस हैं, जैसे ये E1 इवेंट हो रहा है, ये E2 है, अप टू En है, तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं इस E वाली टर्म की।
ठीक है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो एग्जाम्पल में आप देखो, एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझें तो यहाँ पर हमारे पास में कार्ड सेट है, कार्ड का सेट ले लिया। कार्ड के सेट के अंदर हमारे पास में कितने नंबर ऑफ कितने सेक्शन होंगे, मतलब कितने कलर्स के कार्ड होंगे हमारे पास में। तो ये कार्ड सेट है, यहाँ पर हमारे पास 26 कार्ड्स जो होंगे वो रेड कलर के और 26 कार्ड जो होंगे वो हमारे पास में होंगे ब्लैक कलर के। तो यहाँ पर ये हमने ले लिया है। ये हम दो इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, E1 और E2, ठीक है। सो देयर इज़ एन वन कार्ड सेट एंड वी हैव टू टेक आउट one card and that card is a king that we need to calculate. That card is a king. अब यहाँ पर देखो कार्ड E1 है, E2 है, तो ये रेड कलर कार्ड हो गए, दिस वन इज़ द ब्लैक कलर कार्ड्स है। अब किंग जो होगा दैट इज़ द कॉमन इवेंट। किंग दोनों में से आ सकता है, किंग रेड कलर का भी हो सकता है और ब्लैक कलर का भी हो सकता है। अब यहाँ हमसे पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी वेयर द कार्ड इज़ ऑफ किंग, ठीक है। कार्ड अगर किंग है तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन किंग, ये प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे ही अगर मैं इस इवेंट को ई कंसिडर कर लूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मुझे निकालना है। तो दो इवेंट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनकर रेडी होगा। सो E1 गोइंग टू बी हैपन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड देयर इज़ एन E प्लस प्रोबेबिलिटी of E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ऑलरेडी हैपन देन E, ये दो के लिए होगा। अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ पर देखो 3 सेक्शन में हम इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 3 नंबर ऑफ इवेंट्स हैं। अभी हमने ये जो जनरलाइज फार्मूला बनाया है, जो थ्योरम हमने प्रूव की है, ये हमने किसके लिए प्रूव की है, फॉर n नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए। I hope this total probability theorem is clear to everyone. If you have any query or any issue, you can ask me in the comment section. Bye. Thank you for all.